नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज के करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा आप इस आइकन में देख पा रहे हैं, ये तो खबर है, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे एग्जाम की लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। और आए दिन आप देखेंगे कि हाँ, यहाँ इस डिस्कशन से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि पेपर आपने ही सेट किया है, आपने खुद इसको सेट करके किया है, आप आसानी से उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। इसका कारण ये है कि हम इसमें करंट अफेयर के साथ पूरा बेसिक से सारा अध्ययन करते हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आप अपनी तैयारी को इन्हेंस कर पाएं और आप अपनी तैयारी को प्रोटीन दे पाएं, ताकि यही हमारा मकसद है और लोगों का सिलेक्शन अधिक से अधिक हो और ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन के रूप में देखने को मिले। ठीक है। और सबसे पहली न्यूज ये है, अगर आपको एमसीक्यू और इस डिस्कशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्कशन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आपको महत्वपूर्ण वहाँ पे खबरें मिलती रहेंगी, महत्वपूर्ण अपडेट और एमसीक्यू आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे ताकि आप डेली अपनी तैयारी को इनहेंस रूप से आगे बढ़ा सकें और आप अपनी तैयारी को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकें। ठीक है। तो आइए कुछ आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। पहली महत्वपूर्ण खबर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो हर साल अक्टूबर में जारी होता है। तो हमें अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसके कुछ की पॉइंट हैं वो पढ़ें, क्योंकि प्रीलिम्स में इस पे प्रश्न बन चुका है और आगे भी बनने की संभावना रहती है और मेंस में क्वेश्चन भी आज तक आते रहते हैं। तो हमें इस तरह के इंडेक्स अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कोट करने चाहिए ताकि हमारा जो मेंस का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा मूल्यवान लगे और उस पर मार्क्स अधिक मिलने की संभावना रहे। तो हाल ही में 2022 का इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत की रैंक 107 हो गई है 121 कंट्री में से, और इससे पहले 2021 के इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी, 101 थी। तो भारत का इसमें क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। और डिक्लाइन के आप सब कारण जानते हैं तो उनको हम बेसिकली डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर करता है और उसको ट्रैकिंग कर हंगर को टैकल करने का ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर उनको टैकलिंग करने का काम करता है। इसको वर्ष के आधार पर एनुअली पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा और बेल्ट हंगर लाइफ के द्वारा। इसको पहली बार 2006 में पब्लिश किया गया और इसको कैलकुलेट करने के मेनली 4 इंडिकेटर होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और जो प्रश्न बना था इन्हीं 4 इंडिकेटर पे बना था और उसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है या कौन कौन से इंडिकेटर हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो शामिल होते हैं, जिनके आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला जो इंडेक्स आपको देखने को मिलता है वो अंडर, मतलब कि अल्प पोषण से संबंधित है, अंडर न्यूरिशमेंट से संबंधित है। जो आप, इसका मतलब है कि आप जो इनटेक करते हैं कैलोरीज वो कम मात्रा में होती है, इसका कुपोषण से संबंधित समस्या आप देखने को मिलती है। तो इसमें एक पहला इंडिकेटर है वो अंडर नरिशमेंट से संबंधित है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और कि अल्प पोषण से संबंधित है। दूसरा इंडिकेटर है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि आपका एज के अकॉर्डिंग आपका जो वजन है वो क्या है, कम है, जो आपकी हाइट में रिफ्लेक्ट होता है और जो आपके कुपोषण को शो करता है। तो इसलिए इसको चाइल्ड वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है। तो इस टर्म को आप याद रखिएगा। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि आपका एज के अकॉर्डिंग जो आपकी हाइट है वो क्या है, कम है, जो आपकी एज में रिफ्लेक्ट होता है, जो भी कुपोषण को शो करता है। तो इसमें क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग भी एक इसका पैरामीटर है। और चौथा इसका पैरामीटर है आपको चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब है कि इसमें अंडर 5 एज में जो बच्चे हैं वो कितने की डेथ हो जाती है, तो इसके आधार पर इसका मेजर किया जाता है। तो आपको 4 इंडिकेटर ध्यान रखना है। पहला अंडर नरिशमेंट, दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा होता है आपका चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मेनली जो इसमें जो हमने ये वाला पढ़ा, तो इसका जो इन एडुकेट फूड सप्लाई में इसका जो हिस्सेदारी है 1/3, चाइल्ड मोर्टालिटी में 1/3, और चाइल्ड अंडर अंडर
न्यूट्रिशन में 1/3, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में हमको देखने को मिलता है वेस्टिंग, जो इसका जो हिस्सेदारी है 1/6, इसमें 1/6। तो मेनली आपको 4 इंडिकेटर ध्यान रखना है, ये वाले जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसी से आपका यहीं से प्रश्न बनने की संभावना याद हो बढ़ेगी। और आपको एक ट्रेंड याद रखना है कि भारत की रैंकिंग किस तरह से क्या इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें मेनली 0 से लेकर 100 तक का स्कोर होता है। जी, अगर आपका स्कोर 0 की तरफ जा रहा है तो आप हंगर को खत्म करते हुए जा रहे हैं। इसका अगर आपका स्कोर 0 आ गया तो इसका मतलब है आपके यहाँ कोई हंगर नहीं है, आपके यहाँ कोई भूखा नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो 100वां, अगर आप 100 की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब है कि आपके यहाँ हंगर, जो भुखमरी है वो बढ़ती जा रही है, जो कुपोषण है उसका दायरा बढ़ता जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन में कहा जाता है कि वहां पे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। तो अगर कहावत के आधार पर अगर उसको डिटरमाइन किया जाए उज्जैन को, तो उज्जैन को 0 है, तो उज्जैन का मान हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब साइंटिफिक पैरामीटर नहीं है, एक ऐसा कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में कोई व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नो हंगर है, इसका मतलब उज्जैन का जो पैरामीटर होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस बात को समझे। दूसरा, इंडिया की रैंक हमको देखने को मिल रही है, साउथ एशिया में केवल अफगानिस्तान ऐसा है जो भारत से नीचे है, बाकी सब भारत से ऊपर है। जैसा आप देख पा रहे हैं, श्रीलंका 64, नेपाल की रैंक 81, बांग्लादेश की रैंक 84, पाकिस्तान भी हमसे आगे है 99। ठीक है, और केवल अफगानिस्तान ऐसा है जो साउथ एशिया में भारत से नीचे है, और दूसरे नंबर पे भारत हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया का स्कोर कितना है, 29.1 है, जो सीरियस कैटेगरी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, सीरियस कैटेगरी है। भारत ने कुछ इंप्रूवमेंट भी किया है, जिसमें 2 इंडिकेटर हमको देखने को मिलते हैं, एक तो चाइल्ड स्टंटिंग देखने को मिलता है, एक चाइल्ड मोर्टालिटी देखने को मिलता है। 2014 से 2022 तक इसमें 30.5% आया है 38 से, और चाइल्ड मोर्टालिटी आपको 4.6 से 3.3 आया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इंडिया, और ये हमने पढ़ लिया 2014 में हमारा कितना था, 28.2 था, और 2022 में हम कितने आ गए, 29 पॉइंट। तो इसमें हमें ओवरऑल हमको उसमें रैंकिंग में हमारा क्या है, गिरावट देखने को हमको मिली है। ठीक है, इस डायग्राम को आप देखेंगे, 4 इंडिकेटर हैं, चारों इंडिकेटर इस डायग्राम को शो करते हैं, और इसमें जो सुधार आया है वो आप यहाँ पे देख पा रहे, एक डायग्राम ऊपर गया, एक डायग्राम यहाँ पे ऊपर गया है, बाकी दोनों नीचे गए हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो, ग्लोबल सिनेरियो क्या है। ग्लोबल में थोड़ा सा मॉडरेट हमको देखने को मिल रहा है, भारत जैसे सीरियस कैटेगरी में है, ग्लोबल हमको मॉडरेट में देखने को मिल रहा है। 2014 में हम 19.1 पे थे, 2022 में हम 18.2 पे आए, तो थोड़ा सा सुधार आया है बस। और हम लगातार हंगर का शिकार क्यों हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि हम कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, विभिन्न देशों के मध्य विवाद देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कारण है, क्लाइमेट रिफ्यूजी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक फॉलआउट हमको देखने को मिल रहा है, किसके कारण, कोविड-19 पेंडेमिक हमको देखने को मिले। यूक्रेन वार अभी हाल ही में चल रहा है, ग्लोबल फूड और फील्ड चेन फर्टिलाइजर प्राइस हमको, उनकी प्राइस हायर हमको देखने को मिल रही है 2023 के अलावा। 44 कंट्री ऐसी हैं जैसे सीरियस कैटेगरी में है, अलार्मिंग स्टेट है, वहाँ पे भुखमरी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हमें कहीं ना कहीं 2030 तक खत्म करने की आवश्यकता है, ताकि हम एसडीजी को प्राप्त कर पाएँ। तो इसलिए ये चर्चा में था, इसको आप मेंस में कोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो आपको इंडिकेटर ध्यान रखना है। ठीक है, सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं हंगर को खत्म करने के लिए। सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लेके आई है, जिसमें बहुत कम कीमतों 75% लोग कवर होते हैं। जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो 75% और शहरी पॉपुलेशन 50% इसके तहत कवर होती है। और इसके तहत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाता है, ताकि हर व्यक्ति को कुछ अनाज प्रति माह उनको मिल सके, जो बीपीएल से श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और सरकार इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम लेके आई 2 अक्टूबर 1975 को। इसके तहत जो 6 सर्विस ऑफर की जाती हैं, इसमें न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन लोग बच्चों को दी जाती है, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, इम्यूनाइजेशन लोगों के बारे में बताया जाता है, हेल्थ चेकअप किया जाता है, रेफरल सर्विस इसके तहत दी जाती हैं। और 0 से 6 प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टिंग मदर को बहुत सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जब
कोविड पेंडेमिक आया उसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई गई और इसमें कहा गया कि 5 किलो अनाज हर पर्सन को मिलेगा प्रति माह, वो भी सरकार की तरफ से फ्री मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लेके आई, कहा कि 1 जनवरी 2017 से इसको लागू करेंगे सर। इसके तहत इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड और डेवलपमेंट के द्वारा लागू किया जाता है। इसके तहत मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं, 5,000 रुपये पर मंथ लोगों को दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सरकार पोषण अभियान लेके आई, सरकार फूड फोर्टिफिकेशन करना चाह रही है, जिसमें हम F+ लोगो देखते हैं। इसमें आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी और स्टेबल कई बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो शामिल होंगे, जिससे क्या होगा, जो कुपोषण की समस्या दूर होगी। तो सरकार इतने सारे प्रयास तो हैं, इसके अलावा और भी प्रयास सरकार कर रही है। ठीक है, तो हमने ये सारी न्यूज हमने पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया ने अपोज किया है। एक्चुअली क्या है कि WTO ने एक ग्रुप बनाया है कंसल्टेशन के लिए, फूड सब्सिडी के लिए, और इसमें 10 मेंबर हमको देखने को मिल रहे हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, थाईलैंड और इसके अलावा और भी हैं। सर इंडिया ने कहा ये गलत है, ये कोई फॉर्मेट नहीं है कंसल्टेशन का, जो कि बाली मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई 2013 में, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री शामिल होना चाहिए, जो फूड इंपोर्ट और फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसमें शामिल होना चाहिए। और अंडर द रूल WTO कहता है कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, जिसको एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट बोलते हैं, शॉर्ट में इसको AMS बोलते हैं, और इसको कभी कभी अम्बर बॉक्स भी बोल देते हैं, और इसको डी मिनिमम लिमिट भी बोल देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी पे आधारित क्या होता है, विकासशील देश विकसित देशों का विरोध करते हैं, और विकसित देश बोलते हैं कि विकासशील देश इस लोगों को सब्सिडी, किसानों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, ये विश्व के व्यापार को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, विश्व व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है, उसमें डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है। तो इसको विकासशील इस सब्सिडी को खत्म करें। और विकासशील देश क्या कहते हैं कि ये गलत बात है, हमारे यहाँ भुखमरी है, हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को करने के लिए हमें ये सब्सिडी लोगों को देना आवश्यक है, और ताकि इस समस्याओं को निवारण करने में हम क्या करें, सक्षम हो सकें। तो इसलिए लोग विकासशील देश क्या कहते हैं, इसका समर्थन करते हैं, फूड सब्सिडी देने का। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण सब्सिडी होती हैं जो अक्सर एग्जाम में होती हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का मतलब है कि ऐसी सब्सिडी जो किसी भी ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि उसमें कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब कि सरकार के द्वारा लोगों को ऐसी सब्सिडी दी जाती है जिससे ट्रेड में, मतलब कि ट्रेड में कोई डिस्टॉर्शन देखने को हमें नहीं मिलता है। ट्रेड में मतलब कोई उल्लंघन, मतलब कि क्या बायसनेस हमको देखने को नहीं मिलती है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। एक होती है ब्लू बॉक्स, इसको ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडी के तहत शामिल किया जाता है, और इसकी भी कोई सीमा नहीं होती है। सीमा केवल इसकी होती है अम्बर बॉक्स की। इसमें क्या कर सकते हैं, जो विकसित देश हैं वो केवल 5% सब्सिडी दे सकते हैं, और जो विकासशील देश हैं वो केवल 10% सब्सिडी दे सकते हैं। और ये सब्सिडी कब दी जाती है कि मार्केट प्राइस सपोर्ट में दी जाती है, जो MSP में भारत सरकार के द्वारा दी जाती है किसानों को। पेमेंट ऑन आउटपुट पे दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। इनपुट सब्सिडी दी जाती है। सरकार के द्वारा कई स्कीम चलाई जाती हैं ताकि भारतीय किसान क्या हो, सक्षम हो, उनकी इनकम क्या हो, डबल हो। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाती है लोगों को। ठीक है, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट दिया जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा अगर ऐसी कोई सब्सिडी दी जाती है जिससे क्या होता है, ट्रेड में हमको डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, तो विकासशील देश केवल 10% दे सकते हैं, और विकसित देश केवल कितना, 5% सब्सिडी दे सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, इसकी कोई लिमिट नहीं। आप रिसर्च के लिए दो, आप ट्रेनिंग के लिए दो, आप एक्सटेंशन के लिए दो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दो, आप पेस्ट और डिसीज कंट्रोल के लिए पैसा दो, आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए दो, आप डोमेस्टिक फूड एड के लिए दो, मतलब डीकपल्ड इनकम के लिए दो, सपोर्ट टू स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए दो। तो इसमें कोई सीमा नहीं, आप कितनी भी सब्सिडी आप दे सकते हैं, लेकिन सीमा क्या है, इस पे है, अम्बर बॉक्स पे। ठीक है, तो इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। इसको कभी कभी डी मिनिमम बोल देते हैं। ठीक है, चलो, तो हमने सब्सिडी पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं WTO के बारे में। तो WTO में एक्चुअली क्या है, WTO को जो एक गेट सबसे पहले 1945 में आया जिनेवा में इनिशियली रूप से, जो उरुग्वे राउंड की 1986 में मीटिंग हुई,
उसमें एक मराकेश अकॉर्ड आया 1995 में, जिसमें 123 मेंबर थे। इसी के तहत 1995 में इस गेट को WTO में परिवर्तित किया गया और भारत क्या है, इस WTO का संस्थापक सदस्य है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक क्यों स्टेब्लिश किया गया कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार टू के द्वारा जो विश्व इकोनॉमी थी वो क्या हो रही थी, धराशायी हो रही थी। तो इसको सपोर्ट करने के लिए, फ्री ट्रेड फ्री मार्केट को स्टेब्लिश करने के लिए इस WTO का गठन किया गया। हालांकि वो बात अलग है कि WTO भी पश्चिमी देशों के इशारे पे काम करते हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। इसमें जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड एक शामिल होता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस के रूप में देखा जाता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रूप में दिया जाता है, एक इन्वेस्टमेंट मेजर के रूप में दिया जाता है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें किससे संबंधित है, WTO से संबंधित है। ये ट्रेड को संबंधित होती है, सेवाओं से संबंधित होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित होती है, ये निवेश से संबंधित कुछ मेजर हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। WTO की जो संरचना है, सबसे पहले आपको टॉप पे देखने को मिलेगी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जनरल काउंसलिंग होती है, इसके नीचे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है, गुड्स काउंसलिंग होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसलिंग और एक सर्विस काउंसलिंग होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मणिपुर की सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास नहीं, जो मणिपुर के लोग देख रहे हैं उनके पास अगर 4 से ज्यादा किट्स हैं तो उनको ना कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलेगा, ना कोई गवर्नमेंट से जॉब मिलेगी। तो यहां से मुद्दा उभर के आता है, और ऐसा बहुत सारा प्रावधान हमको राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आदि राज्यों में भी देखने को मिलेगा। ये मेजर हमको जो हमारे देश में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए देखने को मिलता है, ताकि हमारे देश में जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब विश्व में 18% भारत में पॉपुलेशन रहती है, ओनली 2.45% आपको ग्लोबल सरफेस एरिया पे रहते हैं। और 2023 में ऐसी रिपोर्टें हैं कि चाइना को हम सरपास कर जाएंगे, इसके बाद हम विश्व के पहले सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। इसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि इससे अगर पॉपुलेशन कम होगी तो फूड हुआ, कपड़ा हुआ, हाउसिंग हुई, कहने का मतलब है जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस पर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, और आसानी से उसका ईज ऑफ एक्सेस हो पाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी कम होगी। और जो हमारे यहाँ जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है तो उसकी भी समस्या कम होगी। हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। हम जो हमारे जो अवसंरचना है उस पर हमें प्रेशर देखने को मिलता है। आजकल आप शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी, मतलब कि बहुत सारी समस्याएं आपको अर्बन में देखने को मिलेगी। जैसे लाइक दिल्ली में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी, तो इसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है, सॉरी, ईज ऑफ लिविंग हो सकेगा। आप सरकार का जो राजस्व वाला खर्चा है वो कम होगा, तो आप सरकार ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सरकार के पास अगर जनसंख्या कम होगी तो उनको अच्छी सुख सुविधाएं दे पाएगी, तो मानव संसाधन का विकास होगा, उनको स्किल कर पाएगी, तो इससे बहुत सारी समस्याएं का निदान होगा, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट भी कुछ आर्गुमेंट होते हैं, बोलते हैं हमारे देश में तो वैसे ही जो वर्किंग एज है वो कम हो रही है, और 2050 तक हमारे यहाँ जो वर्किंग एज है, मतलब कि जो डिपेंडेंट एज है वो मतलब कि 20% के आसपास हो जाएगी। और हाल ही में आपने NFS 5 का डेटा है, उसमें कहा कि टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ 2 पे आ गई है। और दक्षिण में तो हम तो 2 से भी नीचे हैं दक्षिणी राज्यों में। उत्तरी राज्यों में हमें स्पेशली जो बिहार है, झारखंड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट हमको ज्यादा देखने को मिलती है, बाकी यहाँ तो 2 के आसपास ही है। और हम ऐसा करेंगे तो हमारे मानव संसाधन का विकास है, जो हमको एज मिली हुई है विकसित देशों की अपेक्षा, वहां पे हम स्किलिंग लेबर को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम विश्व के गुरु कैसे बनेंगे, ठीक है। मेल चिल्ड्रन को, इससे क्या हो सकता है, मेल चिल्ड्रन को बढ़ावा मिल सकता है, अनसेफ अबॉर्शन, फीमेल फेटिसाइड देखने को मिल सकते हैं। और जो हमारे समाज का जो वनरेबल सेक्शन है, मतलब कि संवेदनशील जो वर्ग है, वो कंट्रासेप्टिव
और जो अबॉर्शन से संबंधित खर्चा वहन नहीं कर पाता तो उस पर भी क्या होगा, उस पर भी आप दंड देने की समान बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट है पॉपुलेशन का कंसेप्ट ये है कि जो आपको बेस देखने को मिल रहा है, आधार, यहाँ पे होती है सबसे यंग पॉपुलेशन, और इधर वाला पार्ट आपको मेल को शो करता है, इधर वाला पार्ट आपको फीमेल को शो करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी जो जो पॉपुलेशन की जो एज है वो क्या बढ़ती जाएगी, मतलब एल्डरली लोग ऊपर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अब इनिशियल स्टेज में हम क्या होंगे, हमारी बर्थ रेट हाई होगी और डेथ रेट हम क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि हमारे पास क्या होंगी, सुख सुविधाएं की कमी होगी। तो नेचुरली इस स्टेज में आपको जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल देखने को मिलेगी, या तो बहुत कम रूप से उसको उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई है, क्योंकि वहाँ पे चिकित्सा संबंधी सुख सुविधाएं अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही आप स्टेज 2 पे जाएंगे तो आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो संस्थाएं हैं वो इंप्रूव होंगी, तो आपकी जो बर्थ रेट है वो तो हाई है ही, लेकिन आपकी जो डेथ रेट है उसमें क्या हो जाएगा, आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली आप उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इस स्टेज में आपका जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे भी यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। इसमें इसके अपेक्षा जो यंग पॉपुलेशन है वो क्या होगी, कम होगी। जैसे ही आप स्टेज 3 में जाएंगे तो आपकी जो बर्थ रेट है उसमें ग्राफ लोग जागरूक हो जाएंगे, लोगों के पास शिक्षा होगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, लोग क्या होंगे, बिजी होंगे। तो यहाँ पे आपको बर्थ रेट में गिरावट देखने को मिलेगी और चिकित्सा सुविधाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें स्लो डाउन भी देखने को मिलेगा, जैसे अभी भारत में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ में जो यंग पॉपुलेशन है वो इसकी अपेक्षा क्या होगी, कम होगी, और एल्डरली पॉपुलेशन है वो क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। बात आ रही है समझ में कि नहीं? ठीक है, अगर भारत अभी इस स्टेज में, स्टेज 3, और जैसे ही हम इस स्टेज में जाएंगे बर्थ रेट और जो डेथ रेट है दोनों कम होंगी, तो हमारे यहाँ जो ई वाला जो बेस है वो कम हो जाएगा। तो आपकी जो यंग पॉपुलेशन है वो क्या होंगे, आपकी कम होती जाएगी, जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जो कुछ जो विकसित राष्ट्र हैं वो इस स्टेज में है, और अधिकांशतः जो अमेरिका, जापान, चाइना है वो इस स्टेज में हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे और कम हो जाएगी, यहाँ पे जो बूढ़ों की संख्या आपको, और इस पे आप मान सकते हो जापान, इसमें मान सकते हो आप चाइना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हम इस स्टेज में हैं, तो यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है वो अभी हमें अधिक देखने को मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जन आंकिकी लाभांश को हम क्या करें, यूज करें, और हम इसको स्किल दें और विदेशों में क्या करें, एक्सपोर्ट करें, जिससे रेवेन्यू आएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, चल अभी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस का शस्त्र हुआ, सेशन हुआ, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्स ने भाग लिया, और इसको कन्वे किया गया यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियो स्पेशल ने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के द्वारा, और यूएन WGIC जो है इकोसॉक के द्वारा है। इकोसॉक का मतलब है यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिलिंग, जो कि ग्लोबल जिम्स है। कहा जाता है कि सबसे पहले हम जियो स्पेशल का मतलब जान लेते हैं। जियो स्पेशल का मतलब है कि हम जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो उसको मैनेज करें, एनालाइज करें, विजुलाइज करें, और उसका यूज करके हम प्रोसेस करें, और जो हमारे लिए उपयोग हो उसको हम जैसे जीपीएस से संबंधित यूज करते हैं, डेमोग्राफिक या रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से उसका उपयोग करके जो हमारी इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो उसके संबंध में बात करें, और हम उसको क्या करें, अच्छे से उपयोग करके अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिशा में कार्य करें, और उसमें राष्ट्र की सुरक्षा की दिशा में भी हम काम कर सकते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से कोई हमने इमेज ली, उसका हम क्या काम यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे जो बिजनेस बेनिफिट में, मतलब कि न्यू प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बेनिफिट फॉर अदर सेक्टर के लिए कर सकते हैं, सेल्स ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, टूरिज्म स्पेंड के लिए कर सकते हैं। हम मैप बना के टूरिज्म का विकास करते हैं, एक अच्छा डीपीआर बना सकते हैं जिससे अच्छा मतलब कि विकास हो। कंज्यूमर
एफिशिएंसी बढ़ सकती है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ सकती है। आपको मतलब क्या होगा, आप ट्रिप करोगे तो आपको एक नक्शा के बारे में पता होगा, आपको रोड मैप मिल जाएगा तो आप अच्छा कार कर सकते हो। पर्सनल सेफ्टी आपके बारे में पता होगी। पर्सनल सेफ्टी के अलावा हम अपनी बॉर्डरों की सुरक्षा भी कर सकते हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान। परचेजिंग आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपको जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, ट्रैफिक का संबंधित समस्याओं का निदान होगा। अर्बन प्लानिंग में आप उपयोग कर सकते हैं, सिविल सिविल में एंगेजमेंट में उपयोग कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में उपयोग कर सकते हैं, सेफ्टी इमरजेंसी रिस्पांस में उपयोग करते हैं, जो डिजास्टर आते हैं उनका निदान कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। सॉरी, इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ का आप क्या कर सकते हो, संरक्षण कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ टाइगर संरक्षण होता है, उसमें जियो स्पेशल का उपयोग किया जाता है। नॉलेज क्रिएशन कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का निर्माण आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। तो इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो जियो स्पेशल इकोनॉमी है वो 63,000 करोड़ है, 2025 तक हो जाएगी, और इसके द्वारा 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें जियो ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम शामिल होता है, रिमोट सेंसिंग होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जीपीएस जैसे हमारे यहाँ नाविक है। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग में हम बहुत सारे उपयोग करते हैं, रिसोर्स सेट वगैरह का उपयोग करते हैं। ठीक है, और हम इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कर पाएंगे, हैवी सिविल का कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें कर पाएंगे, बर्डन बिल्डिंग डिजाइन में कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में कर पाएंगे, लॉजिस्टिक में कर पाएंगे, मैपिंग ऑफ एपिडेमिक में कर पाएंगे, आउटब्रेक में इसका उपयोग कर पाएंगे। और ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ भारत सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं जिसमें जियो स्पेशल का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, स्मार्ट सिटी जैसे अमृत मिशन हो गया, और नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हो गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूज करते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर उपयोग कर ही रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का निर्माण हम कर ही रहे हैं। तो इन सब प्रोजेक्ट में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, जियो स्पेशल टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं। आप इसका आप कोट करके लिख सकते हैं, और बाकी ये हमने कर ही लिया। डिजिटल रिवोल्यूशन आ सकता है, आप क्लाउड, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग के उपयोग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के विकास में सहायक हो सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट में उपयोग कर सकते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप इसका उपयोग करके कर सकते हैं। रेड्स चर्चा में है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। तो इसका निर्माण 2001 में एससीओ के माध्यम से हुआ। इसका मेन उद्देश्य है कि हम इंटरनेशनल टेररिज्म ग्रुप ऑपरेटिंग फॉर जो अंतर्राष्ट्रीय जो टेररिज्म हो है उसका निपटान करने में कार्य करें। और इसके बस इतना ध्यान रखना है, और आपको एक किससे संबंधित है, एससीओ से संबंधित है, और ये कॉम्बैक्ट करता है कि इसको टेररिज्म, सेपरिज्म और एक्सट्रीज्म। टेररिज्म का मतलब है आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, इसको कम करने में सहायता करता है। एससीओ में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एससीओ में कौन कौन देश हैं, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, दोनों एक साथ बने, तिर्किस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और रसिया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एससीओ का निर्माण संघाई 5 के द्वारा 1996 में किया गया, और हमने रेड्स इसका पढ़ लिया। बस इसमें ऑब्जेक्टिव हमको पता ही है, तो इस सारी अच्छी अच्छी बातें करना है, लेकिन कुछ अच्छी बातें होती नहीं कि उसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, तो कुछ काम इसमें हो नहीं पाता है। ठीक है, चलो, तो हमने पढ़ लिया एससीओ। एससीओ के आपको सदस्य याद रखना है, और बाकी काम कब स्टेब्लिश हुआ आपको एक चीज याद रखनी है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रल बॉन्ड चर्चा में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इलेक्ट्रल जो बॉन्ड आपको कि जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलता है उनकी आइडेंटिटी क्या हम मतलब कि क्या करते हैं, आइडेंटिटी रिवील करते हैं बाहर, या आप करोगे। और इसके अलावा कुछ पीआईएल भी दायर की गई। उन्होंने कहा कि फियर नहीं, फ्री और फेयर इलेक्शन क्या है, आर्टिकल 324 के तहत हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है केशवानंद भारती बाद में 1973 में इसको लाया गया। इसके तहत कहा गया कि आप जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, आप मतलब संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, इस बात को जानते हैं, कानून के माध्यम से भी इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। तो आप इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसके माध्यम से आपको चंदा मिलता है, तो कुछ पार्टियों को अधिक चंदा मिल जाता है, कुछ के बारे में हमको उनकी पहचान नहीं मिलती कि आपको चंदा कहां से मिला है।
हो सकता है बाद में आप साठगांठ कर लो कॉर्पोरेट से, आपने उनसे पहले चंदा ले लिया, बाद में आपको उनको कुछ प्रोजेक्ट दे दो। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन का क्या है, उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, पार्ट है। दूसरा अदर दो इश्यू और है, कहा है कुछ लोग कहते हैं कि आईटी पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में ला के आओ। एक इश्यू और है कि सरकार ने अमेंड किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, कहा कि सब्सिडरी कोई फॉरेन कंपनी की है वो फॉरेन सोर्स के रूप में ट्रीट नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि फॉरेन जो सब्सिडी है वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है। तो कोई भी हमारे देश की राजनीति को विदेश में रहकर उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो तीन इशू हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं आलोचना में। एलिजिबिलिटी क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो आपको ध्यान रखना है जो चुनावी बॉन्ड है उसकी आपकी मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले इस पार्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए सेक्शन 29A के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, और उसको 1% से या 1% या 1% से अधिक वोट मिलने चाहिए लास्ट जनरल आम सभा इलेक्शन में या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट में हुआ, तब वो इस चुनावी बॉन्ड की क्या है एलिजिबल कैंडिडेट होगा, वो ही इससे फंड रेज कर पाएगा। और किसी वो ऑथोराइज बैंक के द्वारा ही कर पाएगा, और इसको आपको बॉन्ड केवल एसबीआई को ही दे पाएंगे, और इसको इनकेस कौन करेगा, एसबीआई करेगा। इसमें केवल आप 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के माध्यम में आप बॉन्ड ले सकते हैं। एसबीआई ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। लाइफ स्पैन इनकी 15 दिन की होगी। ठीक है, और पीरियड इनका क्या होगा, 10 दिन के लिए ये अवेलेबल होंगे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। ठीक है, और आपको फुल केवाईसी होनी चाहिए, तभी आप इसको यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। शेयर बाईबैक चर्चा में है। बहुत सारी टेक कंपनियां अपने शेयरों को कस्टमरों से क्या कर रही हैं, बाईबैक कर रही हैं और उनको एक्स्ट्रा पैसा दे रही हैं, तो ये चर्चा में था। शेयर बैक हमने पढ़ लिया क्यों कि ये शेयर बैक ये ट्रांजेक्शन विच कंपनी बाय बैक इट्स ऑन शेयर फॉर मार्केट, मतलब कि जो मार्केट में जैसे आपने कोई किसी कंपनी ए का शेयर लिया है और कंपनी ने आपने पहले 100 रुपए में लिया, आपसे कहा कि आप हमको शेयर वापस दे दो, हम आपको 200 रुपए देंगे। सिंपल सी बात है। इसका पर्पस क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्स्ट्रा कैश है उसका हो जाए, किसी कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अंडर वैल्यूएशन किसी स्टॉक का ना हो तो इसलिए हो जाए, इसको वो बाईबैक करते हैं। और कोई गलत मतलब कि अदर कंपनी वाला किसी कंपनी के शेयर को खरीद ना ले और उसका गलत इस्तेमाल करे तो उसको बाईबैक कर लेते हैं। ठीक है, चेंजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इसके लिए भी करते हैं। अवॉइड हॉस्टाइल कोई टेक ओवर ना कर ले तो इसके लिए भी वो बाईबैक कर लेते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे हमको ट्विटर के केस में देखने को मिला। इसके एडवांटेज कुछ होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को मिलती है, कुछ टैक्स बेनिफिट भी कंपनी को होते हैं। शेयर बायबैक एक सिंगल के रूप में देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज है कि हमको अनरियलिस्टिक पिक्चर किसी शेयर की देखने को मिलती है। आपने उसको आर्टिफिशियली रूप से उस शेयर की प्राइस बढ़ा दी ना, और जजमेंट एरर उसको वैल्यूएशन हम नहीं कर पाते, तो ये सारी समस्या हमको देखने को मिल सकती है शेयर बायबैक। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखेंगे। दूसरा, नासा ने सफलतापूर्वक एक टेस्ट किया है जिसको डार्ट मिशन कहते हैं। डार्ट का मतलब है कोई भी एस्ट्रॉयड हमारे पास आता है, हमारे पास नहीं मतलब पृथ्वी की कक्षा में जाता है, तो उसको थोड़ा सा अपनी कक्षा से डिस्टॉर्ट किया जा सके और ताकि हमारी पृथ्वी क्या हो, पृथ्वी से टकराए ना, तो इसलिए को डार्ट मिशन बल्कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य था कि हम डीमॉर्फोस और डेडिमस की जो ऑर्बिट है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकें, और इसमें इसरो क्या हुआ है, सफल हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे डार्ट मिशन ये आया और डीमॉर्फस जो हमारा एस्ट्रॉयड है, तो इसकी कक्षा पहले ये थी, इसमें थोड़ा सा ये टक्कर इसने मारी तो इसकी कक्षा क्या होगी, चेंज होगी, इसकी कक्षा क्या होगी, ये होगी, इसकी ऑर्बिट क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो अगर अभी पृथ्वी के आने के पास इसकी संभावना थी वो क्या हो गई, कम हो गई, तो इससे हमारी पृथ्वी क्या हो गई, सुरक्षित हो गई। तो आपको मेनली दो एस्ट्रॉयड के नाम याद रखने हैं और डार्ट मिशन आपको याद रखना है कि नासा से संबंधित है, इतना आपको याद रखना है। बायोएज चर्चा में, बायोएज का मतलब है कि बहुत सारे जो देश हैं वो जो बायो
बायोलॉजिकल जो स्पीसीज हैं, जो प्लांट है, उनको लीगल स्टेटस दे रहे हैं। जैसे हमारे देश में यमुना को दिया गया उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने। और बस और कुछ नहीं करना है, एक लॉ इन अमर्जिंग बायोइज्म के रूप में हो रहा है, मान कि उसको लीगल राइट दिए जा रहे हैं कि इसको प्लांट को, एनिमल को, नॉन लिविंग एंटिटी को, ताकि ह्यूमन और इन्वायरमेंट जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी बने रहे इन फ्यूचर में, ठीक है, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण का संरक्षण उनका किया जा सके। सबसे पहले इक्वाडोर ने दिया, नेचर को राइट दिया लीगली, इक्वाडोर ने दिया, और फिर उसके बाद उसको पाचा मामा कहा, ठीक है, आर्टिकल 2171 के तहत, जो इक्वाडोर का जो संविधान है उसके तहत। न्यूजीलैंड में विश्व में सबसे पहली जो बांगी रिवर है उसको दिया गया। बोल्विया में लॉ ऑफ मदर अर्थ मतलब कि कानून लाया गया। और भारत में जो हमारा जो मतलब कि मौलिक कर्तव्य है उसका आर्टिकल 51 के तहत कहा गया है कि हम क्या करेंगे, जो भारत के नागरिक के, प्रत्येक नागरिक क्या करेगा, वाइल्ड लाइफ और उसके मतलब कि सभी संरक्षणों की क्या कंपटीशन करना रखेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, किसी लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं होते हैं, इसे आपको पता है। उत्तराखंड के द्वारा जो यमुना को लीगल स्टेटस भी दिया गया 2017 में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बायोज का मतलब आपको समझ पाएंगे, ठीक है। अब केजीएफ चर्चा में है। केजीएफ का आपको पता ही है, फेमस फिल्म है, आप लोगों ने, सब लोगों ने देखी होगी। अच्छा, कमेंट करके बताना किस किस ने नहीं देखी है, ठीक है। सरकार चाहती है कि कोलार फील्ड कर्नाटक में है, जो गोल्ड से रिजर्व से संबंधित है, जिसमें कुछ और मिनरल पाए जाते हैं, पैलाडियम और रोइडियम, ठीक है। इसको क्या करेगी, एक्सप्लोर करेगी, जिसकी वैल्यू क्या है, 30,000 करोड़ की है। और इसको भारत गोल्ड माइन लिमिटेड के द्वारा एक्सप्लोर किया जाएगा, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। ये सबसे गहरी क्या है, एक माइन है, डीपेस्ट गोल्ड माइन है, जिसको 300 मीटर के रूप में, 3,300 ने 3,000 मीटर के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम कुछ रिजर्व देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के। गोल्ड आप देख पा रहे होंगे रेड से, जैसे गोल्ड हमको यहाँ देखने को मिलता है कर्नाटक में, एक इधर गुवाहाटी में देखने को मिलता है, धारवाड़ में देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है, ठीक है, अनाथपुर में देखने को मिलता है, कोलार यहाँ कर्नाटक में इधर देखने को मिलता है। इसको रामागिरी भी बोलते हैं अनाथपुर को। और पुन्ना पूजा और चाबियार पूजा रिवर में भी आपको गोल्ड हमको देखने को मिलता है, सिल्वर ऊपर, और गोल्ड यहाँ पे भी देखने को मिलता है सिंह भूमि में। और धनबाद में आपको सिल्वर, और राजस्थान में भी आपको सिल्वर मतलब चांदी देखने को मिल रही है। तो इस मैप को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, तो मैप आपको याद रहेगा तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने अप्रूव कर दिया है। क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व, सबसे पहले कहानी ये समझ लेते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व ये है। अब क्या हो रहा है, जो कैन बेतवा लिंक रिवर है, जैसे बेतवा हमारी ये रिवर है, कैन ये वाली है, तो यहाँ से पानी, बेतवा में एक्चुअली पानी कम है, यहाँ पे बुंदेलखंड का रीजन है, तो यहाँ का विकास क्या है, नहीं हो पा रहा है, यहाँ का विकास क्या है, बाधित है। तो यहाँ की जो केन का जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाला पानी है, यहाँ की इस नहर के द्वारा इस बेतवा में लाया जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, अब पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ से पानी इधर लाया जाएगा, तो ये वाला टाइगर रिजर्व क्या होगा, सबमर्ज जो है, तो यहाँ पे टाइगर है वो क्या होंगे, हमें उनको क्या पुनर्वास करना पड़ेगा। तो इस पुनर्वास के लिए हम एक नया लेके आए हैं, जिसको दुर्गावती टाइगर रिजर्व बोलेंगे, जो मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश होगा, ठीक है। जो पन्ना टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। और इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा लाया गया, प्रपोजल दिया गया, और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्टेब्लिश किया गया, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस नदी को, ये भारत का पहला प्रोजेक्ट है इंटरलिंकिंग वाला, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ दुधान डैम बनाया जाएगा, गंगा वियर रिजर्व बनाया जाएगा, ठीक है, भरतपुर रिजर्व है। और ये ललितपुर के पास आपको बेतवा देखने को मिलती है, माता टीला, दुकान डैम और बरवा सागर आपको देखने को मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र, आप बुंदेलखंड का क्षेत्र देख पाते हैं, उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, और किसी क्षेत्र वहाँ पे और विकास होगा, ठीक है। और जो हमारी बेतवा और केन नदी है, वो दोनों किसकी सहायक नदी, यमुना की, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, ये हमने पढ़ लिया। और जो बेतवा की सहायक नदी, आपको इधर यमुना की सहायक नदी हमने देख ली, बेतवा और केन है, इस बात को बस ध्यान रखना है।
चलो ये हमने पढ़ लिया। और कुछ मध्य प्रदेश के अतिरिक्त जो नेशनल पार्क हैं वो आपको एक सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वन विहार, फॉसिल, बांधवगढ़, संजय गांधी, पन्ना, माधव टाइगर, और यहाँ पे कूनो कूनल जो पालमपुर नेशनल पार्क ऊपर है जहाँ पे टाइगर को सॉरी चीता को द्वारा लाया गया है, कान्हा नेशनल पार्क, कृष्ण नेशनल पार्क, विंध्यन और अरावली रेंज ये इधर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। चलो, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट अभी जो बाडा है उसने किया है। एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का मतलब है कि जो डोपिंग कर लेते हैं अपनी जो मसल्स को एनहेंस करने के लिए, कोई ड्रग लेते हैं तो उसको रोक करने के लिए कि उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो किसी अन्य देश में जा पाएंगे। उनके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाडा क्या है, किसी विश्व में मतलब कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो किसी भी एथलीट्स कोई ड्रग ना ले ताकि वो आर्टिफिशियल रूप से अपनी बॉडी को इनहेंस ना कर पाए। ठीक है। और हमारे नेशनल लेवल पे क्या है, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। एनालाइज करेगी, टेस्ट टारगेट के लिए संबंध बात करेगी। दूसरा कुछ एक्साइज चर्चा में है, पावर एक्स जो सर्ट के द्वारा की गई, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम के द्वारा, मतलब कि साइबर हमले से संबंधित है। इप्सामार एक चर्चा में है, मतलब कि इंडियन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका द्वारा साथ में की जाती है, नेवीज एक्साइज है। और परस्तन एक्साइज चर्चा में है जो मतलब कि हमारी एक ईस्टर्न नेवल कमांड है उसके द्वारा ये की जाती है। ठीक है। वॉलसिफ इफेक्ट चर्चा में है, इसका मतलब है कि आप डाउन डिमांड में, आप डाउन स्ट्रीम में अगर कुछ चेंजेस करने को देखने को मिलेंगे तो आपको ओवरऑल चेंजेस देखने को मिलेगा, आप प्लानर भी चेंज देखने को मिलेंगे, बायर हैं जो वो भी चेंजेस होंगे, मतलब कि मैन्युफैक्चर लेवल पे आप चेंजेस देखने को मिलेंगे, सप्लाई लेवल पे आप चेंजेस देखने को मिलेंगे और कस्टमर लेवल पे आप चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे चेंजेस करोगे तो पूरी साइकिल में क्या होगा, चेंज होगा। ये किससे संबंधित है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से संबंधित है। कौन सा, वॉलसिफ इफेक्ट। तो इस बात को बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा बेरियम एक्सोप्लेट, मतलब कि कोई एक्सो प्लेनेट है वहां पे हमें बेरियम मिला है। ठीक है। एक्सोप्लेनेट क्या होते हैं, हमारे सन के जो सोलर सिस्टम उसके बाहर पाए जाते हैं उनको एक्सोप्लेनेट बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक एक्सो प्लेनेट पे बेरियम की खोज की, आप बेरियम देख पा रहे हैं। ये जनरेट ग्रीन लाइट को जनरेट करता है, कोई फायर वर्क होता है तो क्या होती है, ग्रीन लाइट जनरेट होती है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। मां भारती के सपूत वेबसाइट माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च की है। आप इसके माध्यम से आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, हमारे सैनिकों के नाम जो हमारी लड़ाई में शहीद हुए हैं। ऑनलाइन से संबंधित आप ऑनलाइन दे सकते हैं, पहले क्या था कि आप डोनेशन दे सकते थे। ये ट्राई सर्विस फंड है, इसमें आपको तीनों सर्विसेज के लोग मिलेंगे और इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर इसको मैनेजमेंट करने का काम करता है। यमन चर्चा में है, तो यमन आप देख पा रहे हैं, यमन है, यमन की सीमा किससे लगती है, सऊदी अरेबिया से, ओमान से। ठीक है। और ये रेड सी से इधर लगती है और ये इधर अरेबियन सी से भी देखने को मिलती है। इसको बाबा अलमंदेबी क्या स्टेट बोलते हैं। इधर आपको इधर मतलब कि इधर रेड सी से आपको सूडान लगेगा, उधर इजिप्ट लगेगा, इरिट्रिया लगेगा, इथोपिया नहीं लगता है, जिबूती लगता है, और ये सोमालिया नहीं लगता है, सोमालिया इधर आ जाता है। रेड सी हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक हमारा अरेबियन सी है। ठीक है। कमेंट करके बताइए हॉर्न हॉर्न ऑफ सी किसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है। यमन में कुछ, ये बस यमन चर्चा में था तो आप कुछ ये साना है, मतलब कि यमन में कुछ एक्चुअली क्या होता है, ईरान और सऊदी अरेबिया के मध्य विवाद रहता है। सऊदी अरेबिया ईरान के मध्य विवाद रहता है। ईरान यमन को सपोर्ट करता है और यहाँ पे कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, इसलिए यमन सऊदी अरेबिया क्या करता है, इनका विरोध करने का प्रयास करता है। ठीक है। इसलिए चर्चा में था। तो इसकी आई होप आपको लोकेशन स्पेशली ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न लोकेशन से आते हैं। और आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। और आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।